क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि वो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये कौन सी अप्रोच है। तो सॉलिड को जब हम स्टडी करते हैं तो काफ़ी इजी होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं। बट फ्लूइड्स में हर एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अलग होती है और हर एक डिफरेंट लोकेशन पे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्लूइड्स को स्टडी करना। तो दो टाइप के अप्रोच हैं फ्लूइड्स को स्टडी करने की, एक होती है लैग्रेंजियन, एक होती है आइलेरियन। तो थोड़ा सा हम ट्रैफिक का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये कोई रोड है, अब एक पर्सन यहाँ बैठा है और यहाँ से जो भी व्हीकल जा रहे हैं वो उन सबकी व्हीकल्स की स्पीड है वो नोट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं जो भी पार्टिकल वहां से पास हो रहे हैं उनको। तो ये जो अप्रोच है ये है आइलेरियन, जहां पे एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है स्पेस में, उससे जो फ्लूइड पार्टिकल्स जा रहे हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं। दूसरा होता है कि हम एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को ही ऑब्जर्व करें, जैसे कि एक अपनी पोजीशन फिक्स करने के बजाय ये कोई व्हीकल है और ये जा रहा है और जहां जहां जा रहा है हम इसको फॉलो करें, इसकी स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच होगी, ये लैग्रेंजियन अप्रोच हो गई। तो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं तो लैग्रेंजियन अप्रोच है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जब फ्लूइड फ्लो को हम स्टडी करते हैं तो दो टाइप से करते हैं, एक तो हम लोकेशन फिक्स करते हैं और टाइम के साथ वेरिएशन देखते हैं कि उस लोकेशन से जो फ्लूइड पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उनमें कैसे टाइम के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज में। तो इसके बेसिस पे हम फ्लूइड्स को क्लासिफाई करते हैं स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, जहां पे पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के साथ में स्टडी कर रहे हैं। स्टेडी फ्लो वो है जिसमें कि टाइम के साथ कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, u x डायरेक्शन का, v y डायरेक्शन का, w z डायरेक्शन का, ये तीनों कांस्टेंट है। इनका टाइम के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 है। प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये फ्लो होता है स्टेडी फ्लो। अगर ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है कोई प्रॉपर्टी, कोई एक या फिर सारी प्रॉपर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो रही है, तो वो होता है अनस्टेडी फ्लो। दूसरा होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट लोकेशंस को हम स्टडी करें, कि कुछ टाइम है, जैसे कि ये पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, जो t इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर है उसकी क्या है, यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी क्या है। इस टाइप से हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। अगर सारे पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम है तो वो होता है यूनिफॉर्म फ्लो, और अगर वेलोसिटी सारे पॉइंट्स पे सेम नहीं है तो होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और तो यहाँ पर नीचे जो आएगा वो डेल एस आएगा, क्योंकि अभी टाइम है वो फिक्स है, हमने टाइम फिक्स कर दिया है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिफरेंट लोकेशंस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी कैसी है। अगर वो सेम है तो यूनिफॉर्म, नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब काफी बार ये क्लियर होता है, बट एग्जाम के प्रेशर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टडी अनस्टडी का पूछा है या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, आपने स्टडी में टी आ रहा है, तो टी आ रही है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। स्टडी अनस्टडी दोनों में टी आ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो स्टडी अनस्टडी, और स्पेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। दो केस यहाँ पर ले रहे हैं, एक तो पाइप है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है, और दूसरी है वो टेपरिंग पाइप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इस पाइप में डिस्चार्ज है वो क्यू है, वो फिक्स है टाइम के साथ में, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ए कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में फिक्स होगी, क्योंकि डिस्चार्ज सेम है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये फ्लो हो गया स्टेडी फ्लो। अब डिफरेंट लोकेशंस में एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, तो ये फ्लो हो गया यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो।
इसी केस में अगर Q को हम वेरी करवा रहे हैं, पहले t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी ये डिस्चार्ज था 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, उसके बाद t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमने डिस्चार्ज कर दिया 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टाइम के साथ साथ हमने Q को चेंज किया है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होगी। जब डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड था तो वेलोसिटी कुछ थी, जैसे ही हम डिस्चार्ज को इंक्रीज किया वेलोसिटी भी पर्टिकुलर ए पॉइंट पर इंक्रीज होगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ में वेरिएशंस हो रहे हैं, तो ये हो गया अनस्टेडी। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिसाइड करने के लिए हम लोकेशन डिफरेंट लोकेशंस पर देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस पर हर एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी है वो तो सेम होगी। पहले से वेलोसिटी अभी इंक्रीज हुई है, बट जो भी वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर सेम है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है। तो ये हो गया अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा टेपरिंग का केस है, Q सेम है, Q में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में। तो पर्टिकुलर पॉइंट A यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, इस A पॉइंट की वेलोसिटी में क्या कोई चेंज होगा? A पॉइंट की वेलोसिटी होगी Q डिवाइडेड बाय इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो कि कांस्टेंट है। Q भी कांस्टेंट है, एरिया तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया स्टेडी फ्लो। और अगर डिफरेंट लोकेशंस का हम देखें तो डिफरेंट लोकेशंस में क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, तो Q कांस्टेंट होने पर भी वेलोसिटी ये A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो ये हो गया स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर Q को हम वेरी करवा रहे हैं, Q भी वेरी कर रहा है और टेपरिंग सेक्शन भी है, तो उस केस में हो जाएगा अनस्टेडी हो जाएगा एक तो, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म भी। नेक्स्ट हम फ्लूइड फ्लो को क्लासिफाई कर सकते हैं लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो विस्कस फोर्सेज है वो डोमिनेटिंग है, इस टाइप का फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, जिसमें कि फ्लो होता है वो लेयर्स में फ्लो होता है। जैसे कि हनी का फ्लो हो रहा है बहुत ही कम वेलोसिटी पे, तो उसमें ऐसे होता है कि एक लेयर पे दूसरी लेयर मूव कर रही है, काफी स्लोली लेयर्स में फ्लो हो रहा है, तो ये लेमिनार फ्लो होता है, लेयर्स को ही लेमिना बोलते हैं। दूसरा होता है टर्बुलेंट, जहां पे विस्कोसिटी कम है और वेलोसिटी ज्यादा है। उस केस में जो फ्लो होगा वो काफी हैजर्ड और डिसऑर्डरली मैनर में होगा, काफी मिक्सिंग हो रही है कंटिन्यूअसली, उसमें कोई लेयर नहीं बनी हुई है, फ्लूइड पार्टिकल्स है यहाँ से इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। इस टाइप का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसके अलावा हम फ्लूइड फ्लो को क्लासिफाई कर सकते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। नाम से ही पता चला 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। 2 डायमेंशन में हो रही है एक्स और वाई के साथ में, तो 2 डायमेंशनल है। अब स्टेडी और अनस्टेडी यहाँ पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ में वेरिएशंस हैं तो अनस्टेडी, नहीं है तो स्टेडी। तो अगर वेलोसिटी है वो एक्स और टाइम का फंक्शन है तो ये अनस्टेडी 1 डायमेंशनल फ्लो है। अगर टाइम का फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है तो 1 डायमेंशनल और स्टेडी। अगर एक्स वाई और टाइम का फंक्शन है तो 2 डायमेंशनल और टी भी आ रहा है तो अनस्टेडी। इसके अलावा हम फ्लो को क्लासिफाई कर सकते हैं रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। ये फ्लो है वो रोटेशनल होगा अगर इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल उसमें जो मूव कर रहा है वो उसके मास सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये कोई पार्टिकल है, ये अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, जैसे कि इस टाइप से फ्लो हो रहा है। डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है और इसके कारण इस जो पार्टिकल है इस पे एक शियर फोर्स लग रहा है और इसके कारण ये पार्टिकल अपने ही मास सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेशनल फ्लो होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल, तो वो होता है इरोटेशनल फ्लो। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्टेडी फ्लो अकर्स इन फ्लूइड फ्लो व्हेन। तो स्टेडी फ्लो की कंडीशन क्या है कि टाइम के साथ में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो 3 में दिया एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम,
तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये सारे चेंज हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अनस्टेडी फ्लो होता है, सी होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, ये यूकेएसएस जेईई में पूछा गया है लैंग्वेज चेंज करके, तो इसको मैं एक ही क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि वो टाइप ऑफ फ्लो जिसमें कि वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का है। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गए एक्स वाई जेड और टाइम का भी फंक्शन है, तो 3 डायमेंशनल अनस्टेडी फ्लो है ये। तो स्टेडी अनस्टेडी तो ऑप्शन में है नहीं, 3 डायमेंशनल है, तो फिर ये ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक लॉन्ग पाइप है जिसमें कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें कौन सी टाइप का फ्लो होगा? तो या तो ये है कि पाइप है तो दिया नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो या तो आप जो नॉर्मल पाइप होती है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, वो अगर हम अज्यूम करें और कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है तब तो होगा स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है तो स्टेडी हो गया और क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म हो गया। तो स्टेडी यूनिफॉर्म तो आंसर ए होगा, बट यहाँ पर दिया नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो पाइप होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, बट यहाँ पर मेंशन हो अगर तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया है कि वो फ्लो जिसमें किसी गिवन टाइम पे वेलोसिटी में स्पेस के साथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो चेंजेस जो देख रहे हैं वो स्पेस के साथ में देख रहे हैं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्लासिफाई करते हैं। अब चेंजेस अगर हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, नहीं हो रहे हैं तो यूनिफॉर्म फ्लो, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो जैसे कि टोटल जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की उसको अगर हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं तो इसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। जैसे कि फिजिक्स में आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करते हैं तो हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट लेके उन डायरेक्शंस में वेलोसिटी की इक्वेशन लगाते हैं। तो फ्लूइड फ्लो अगर 3 डायमेंशनल है तो इसकी जो वेलोसिटी है इसका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो यू है, y का v है और z का w है। ये x है, ये y के रिस्पेक्ट में, ये z के रिस्पेक्ट में। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी तीनों डायरेक्शन में होंगे x y z में। अब अगर x डायरेक्शन की हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u, अब u है ये फंक्शन है x y z t सबका, तो u को पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर x को करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें t के रेस्पेक्ट में करना है, बट u है वो x का फंक्शन है और x है वो t का फंक्शन है। इसी तरीके से डेल u बाई डेल y dy बाई dt, डेल u बाई डेल z dz बाई dt। अब dx बाई dt क्या है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसको हम u से रिप्लेस कर देते हैं। dy बाई dt है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसको v से रिप्लेस कर देते हैं। और लास्ट में t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u बाई डेल t और फिर dt बाई dt, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है कॉन्वेक्टिव। लोकल है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहे हैं हम वो देख रहे हैं, तो ये वाली टर्म वो डिनोट करती है, इसको लोकल भी बोलते हैं और टेम्पोरल भी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर टाइम के साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में वो लोकल एक्सेलरेशन है, और बचा हुआ जो टर्म है ये कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। तो कुछ याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो छोटा वाला है उसकी स्पेलिंग छोटी है वो लोकल वाला है, और बड़ा वाला है कॉन्वेक्टिव, तो ये बड़ा वाला पोर्शन है जिसमें एक्स वाई जेड सब कुछ आ रहे हैं।
इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कभी कभी, सिंपल सा टॉपिक है। तो देखते हैं आगे इसमें। अब यहाँ पर दिया है कि वीएस है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है फ्लो की, एक सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रहा है। आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन फॉर द फ्लो क्या होगा? तो एक तो टेंजेंशियल और नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है उन पे क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इनको स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा ये कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप अपने जो कॉमन सेंस है उससे एलिमिनेशन का जरूर ट्राई करें। जैसे कि यहाँ पर दिया है वी है वेलोसिटी है, आर है वो डिस्टेंस होगा, रेडियस है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर सारे टर्म्स की अगर आप यूनिट मैच करोगे उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे आपको पता नहीं है कि क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्या टेंजेंशियल ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये सब नहीं पता है, फिर भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, इसका आप निकालोगे तो ये आ जाएगा पर सेकंड में, तो ये नहीं है हो सकता। ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू ये आर है यहाँ पर, तो ये मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन की होती है। इसकी भी नहीं आएगी ऐसी यूनिट, इसकी आएगी 1, नीचे भी मीटर आएगा, नीचे मीटर आएगा, नीचे ही सेकंड आएगा। इसका भी देखो तो ये आएगा 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो बी ऑप्शन जो है एक वो ऐसा है जिसकी यूनिट मैच कर रही है। तो ऐसे यूनिट मैच करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन, सॉरी बी नहीं है, सी जो दिया है ये वी.एस स्क्वायर अपॉन आर, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। एक बार हम देख लेते हैं दोनों टर्म्स क्या होती हैं। अगर किसी स्ट्रीम लाइन की वेलोसिटी है वो वी.एस और वी.एन है, वी.एस है टेंजेंशियल है, वी.एन है नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होंगे उनको भी एस और एन से डिनोट करते हैं। एस है वो टेंजेंशियल को डिनोट कर रहा है, एन है वो नॉर्मल को डिनोट कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये आता है, यहाँ से आया है वो क्वेश्चन। और एस और एन के ये फॉर्मूले हैं, इसको फिर मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है। चाहो तो आप ये ऊपर वाले याद रख सकते हो, बट बहुत ही रेयरली होता है कि इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि फ्लोइंग फ्लूइड में ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी टेंजेंट अगर हम बनाएं तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। तो ये होती है स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाथ लाइन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं और वो जैसे जैसे फ्लो करता है, जो लाइन ट्रेस करता है, वो होती है पाथ लाइन। स्ट्रिक लाइन है ये इससे थोड़ी सी अलग है। इसमें है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से जो भी पार्टिकल्स पास हो रहे हैं वो किस तरीके से फ्लो होते हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं फ्लूइड में, उन सबको हम ट्रेस करते हैं। जैसे कि पाथ लाइन में ये एक पार्टिकल है ए, ये यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हमने एक लाइन से मिला दिया, तो ये तो हो गई पाथ लाइन। स्ट्रिक लाइन में क्या हो रहा है, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे एक पार्टिकल निकला, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहाँ से दूसरा पार्टिकल निकलेगा, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर है, फिर थर्ड पार्टिकल है वो यहाँ पर है। तो इन सारे पार्टिकल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, इनकी जो पोजीशंस है। पाथ लाइन में एक सिंगल पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कहाँ कहाँ पर है उनको कनेक्ट करते हैं, जबकि स्ट्रिक लाइन में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पॉइंट से जो पार्टिकल निकले हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, वो कहाँ कहाँ पर है उनको हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं। जितना मास है वो कंजर्व रहेगा। तो इसी पे बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जहाँ पे हम एक फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं और उसमें जो इनफ्लो है फ्लूइड का और जो आउटफ्लो है, उनके में जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा जितना फ्लूइड इसमें स्टोरेज है फ्लूइड का, उसमें जो चेंज हो रहा है। अगर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है,
तो डिप्लीट हो रहा है स्टोरेज, तो अंदर जो स्टोर किया हुआ था फ्लूइड का मास जो स्टोर किया हुआ था वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस होगा उस रेट के इक्वल होगा। अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो अंदर का जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टोरेज। अब इससे हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें कोई भी सिंप्लीफाई हमने नहीं किया है, कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं अप्लाई की है। ये स्टडी, अनस्टडी, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल हर टाइप के फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर हम अज्यूम करें कि फ्लो है वो स्टडी है, फ्लो अगर स्टडी है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं होता है। डेल यू बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी, ये सारा जीरो होता है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका टाइम के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा। तो डेल रो बाई डेल टी वाली टर्म है ये जीरो हो गई स्टडी फ्लो के लिए। तो स्टडी फ्लो के लिए कंडीशन बन गई है। अब अगर हम इसमें और सिंप्लीफाई करें और हम फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल माने तो हम रो को बाहर ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखें, और मोस्टली जो अप्लाई होती है, जो क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं वो इस पर पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे ज्यादा बार तो यही पूछा गया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर से ये कुछ और एग्जाम्स में भी पूछा गया सेम क्वेश्चन, कहीं पर थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी पूछा है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, यहाँ पे पूछा है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो क्या एम्बोडिमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है, ये एक दूसरा फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। अगर फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है तो अंदर स्टोरेज है वो तो फिक्स रहेगा, कंप्रेसिबल नहीं है, रो सेम है तो वॉल्यूम फिक्स है अंदर। तो स्टोरेज है किसी भी पाइप या कोई फ्लूइड कोई एलिमेंट है उसके अंदर फ्लूइड का स्टोरेज है वो सेम रहेगा, तो जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो होगा। तो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। क्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंडीशन दी है कि स्टडी फ्लो है और इनकंप्रेसिबल फ्लो है। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टडी फ्लो के लिए ये इक्वेशन बनी थी। इनकंप्रेसिबल है तो रो कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएट किया है, इससे हम रो को बाहर ले लेंगे, तो फिर इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 में दिया है कि फ्लो फील्ड है उसकी एक इक्वेशन है ये, और एक्सेलरेशन पूछा है जेड डायरेक्शन में। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए 1 to 4, वहां पर जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो वेलोसिटी जो फ्लो फील्ड है यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन इस तरीके से दी है, यहाँ पर इसमें के कैप आएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन की है, और ये जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर पूछा एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन का, तो पहले तो डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू होगा -2yz प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद चाहे तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो ये वाली इक्वेशन, बट इसको याद रखने पे काफी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ यू आ रहा है यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर डेरिवेशन रहेगा तो इजीली याद रख पाओगे। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डब्ल्यू है ये एक्स वाई जेड टी सबका फंक्शन है मान लिया स्टैंडर्ड केस, तो पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो फाइनल जो डिफरेंशिएशन है वो टी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। इसी तरीके से W को पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो डेल एक्स बाई डेल टी है ये u हो जाएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, डेल y बाई डेल टी है ये v हो जाएगा। तो ये सिंपल सी ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, और W है -2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब az की वैल्यू है वो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू रख देंगे।
जो W है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y के रिस्पेक्ट में किया, z के रिस्पेक्ट में किया। x के रिस्पेक्ट में तो 0 ही हो गया क्योंकि x की कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। t के रिस्पेक्ट में भी 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई t की टर्म भी नहीं आ रही है k कैप के साथ में जो W की इक्वेशन दी है उसमें। तो az की इक्वेशन ये बनी। अब निकालना है एक्सेलरेशन हमें 1 to 4 पर, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स रख देंगे 1 to 4, तो ये आ जाएगा 192 यूनिट्स। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया है एक इक्वेशन जो कि नोजल की सेंटर लाइन के अलोंग वेलोसिटी की इक्वेशन है। जैसे ये कोई नोजल है, इसकी सेंटर लाइन के अलोंग वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो ये एक, अगर इसको एक्स डायरेक्शन अज्यूम करें तो ये u हो गया। और हमें यहाँ पर पूछा है कि t = 4 सेकेंड पर x = 0.5 मीटर की लेंथ पर जो वेलोसिटी, जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। और एक्सीलरेशन में भी कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन पूछा है, लोकल एक्सीलरेशन नहीं पूछा है। तो ax जो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन होगा वो होगा del v by del x डॉट del x by del t प्लस del v by del t। इसमें ये वाली टर्म है, ये लोकल एक्सीलरेशन है। जिसमें x y z नहीं आ रहे हैं वो वाली टर्म लोकल एक्सीलरेशन है। बचा हुआ जो होता है वो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होता है। तो ये निकालना है हमें ये वाली टर्म, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x by l का 1 by l हो जाएगा। इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू रख देंगे 4 सेकेंड, 1 मीटर और 0.5 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 360 यूनिट्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दिया है कि लाप्लास इक्वेशन कौन सी है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डबल डिफरेंशिएशन है वो 0 के इक्वल हो रहा है वो लाप्लास इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन होगी लाप्लास इक्वेशन। और ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की टर्म में इक्वेशन आपने देखी होगी। इस तरीके से कोई इक्वेशन है, उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में दिया है कि कोई फ्लूइड है वो अपने मास सेंटर के बाद रोटेट हो रहा है फ्लो होते हुए, तो वो रोटेशनल फ्लो होता है। और रोटेशनल फ्लो में एक रोटेशनल कंपोनेंट होता है जिसको हम x, y और z डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस के डिफरेंट रोटेशन कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर इरोटेशनल फ्लो है तो ये रोटेशन कंपोनेंट्स होते हैं, ये 0 के इक्वल होते हैं। तो ये तीनों डायरेक्शन की हो गए ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z। इसको याद रखने के लिए सिंपल मैट्रिक्स का फॉर्म है एक, जिसमें फर्स्ट रो में i j k है, उसके बाद u v w लिखना है, फिर del by del x, del by del y, del by del z। तो अगर हमें x वाला कैलकुलेट करना है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस साइन आएगा एक। तो del v by del z माइनस del w by del y, बाहर एक माइनस का साइन, और इसका हाफ होता है वो रोटेशनल कंपोनेंट होता है, तो 1/2 यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये तीनों की इक्वेशन लिख सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल आता है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि फ्लो है वो इरोटेशनल हो, इसके लिए कौन सी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में जो इक्वेशन दी है वो u और v की टर्म में दी है। इट मीन्स फ्लो है वो 2 डायमेंशनल फ्लो है, एक्स वाई प्लेन में फ्लो हो रहा है। तो रोटेशनल कंपोनेंट हम z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और ये होता है रोटेशनल कंपोनेंट z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फ्लो इरोटेशनल हो, इसके लिए इसकी वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो कंडीशन हो जाएगी फ्लो के इरोटेशनल होने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में जाने से पहले हम 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल एक फंक्शन है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये स्केलर फंक्शन है, और इस फंक्शन का अगर हम x के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उसका नेगेटिव लें तो वो u के इक्वल होगा। y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v के इक्वल आएगा, और इसी तरीके से z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो w के इक्वल आएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ये सिर्फ इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड है उनके लिए एग्जिस्ट करता है। अगर फ्लो रोटेशनल है तो फाई वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आगे हम डेरिवेशंस की फॉर्म में देखेंगे, बट याद रखना ये पॉइंट आपको।
नेक्स्ट है स्ट्रीम फंक्शन, इसको हम शाई से डिनोट करते हैं। ये भी एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, और इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव करें किसी डायरेक्शन में तो ये उसके एंटी क्लॉकवाइज 90 डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी, 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देगा। जैसे कि एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो अगर एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके काउंटर क्लॉकवाइज चलो 90 डिग्री तक, तो काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा। सेम इसी तरीके से अगर इसको वाई डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसके काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे होगी डायरेक्शन ये माइनस एक्स की, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा। तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए तो डेल साई बाई डेल वाई निकालेंगे, और ये तो आई है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, हमें चाहिए इस डायरेक्शन की, तो इसमें एक माइनस साइन लगा देंगे। तो u होता है वो माइनस डेल साई बाई डेल वाई के इक्वल होता है, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल साई अपॉन डेल वाई विल बी इक्वल टू माइनस यू, और ये आ जाएगा v। और फाई है वो रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों टाइप के फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो होगा। इसको हम समझते हैं कैसे होगा। ये इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, ये है स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के इक्वेशन। अब शाई के टर्म में यहाँ पर u और v की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन तो अगर फाई कंटिन्यूअस है तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बस इतना है फाई कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हर एक केस में शाई सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन, तो शाई है वो एग्जिस्ट कर रहा है हर टाइप के फ्लो के लिए। अब अगर रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो का क्या केस बनेगा, ओमेगा जेड है, ये होता है 1/2 डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये ओमेगा जेड की इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर अगर हम u और v की वैल्यू शाई की टर्म में लिखें तो ये इक्वेशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर अगर इरोटेशनल फ्लो हो उसके लिए ये ब्रैकेट वाली टर्म है, इसका 0 के इक्वल होना जरूरी है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो ये बन गई लाप्लास इक्वेशन। तो शाई अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर चाहे फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, बट अगर ये जो लाप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये स्पेशल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो का होगा। और फाई है वो ओनली एंड ओनली रोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इरोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है, ये स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू दी है और पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा 0.36 पर। तो कुछ नहीं, u निकाल लेना है, v निकाल लेना है, एक्स वाई की वैल्यू रख देनी है, और इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और रूट ले लेंगे, तो 13.42 आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट आपको याद रखना है कि 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है, 13 का 196 होता है, 13 का 169 होता है, और 14 का 196 होता है। एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि स्पीड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये MCQ बेस्ड एग्जाम्स में, तो काफ़ी हेल्प होती है इससे। तो यहाँ से पता लग रहा है कि 13 और 14 के बीच में होगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी सेम ही है, बस आपको वैल्यू रखनी है एक्स वाई की डिफरेंशिएट करके, इसमें आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। 17 में दिया है कि वेलोसिटी पोटेंशियल अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सा पॉसिबल फ्लो है। तो एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, स्टडी माना तो ये वाली टर्म 0 हो गई, फिर इनकम्प्रेशन माना तो रो बाहर आ गया, और कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गई हमारे पास। अब इसमें अगर फाई की टर्म में हम u, v और w की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगी, u की जगह माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, w की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये लाप्लास इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में दिया कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है।
अब एक कंडीशन है कि फाई सेटिस्फाई कर रहा है, फाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा इरोटेशनल फ्लो ही होगा। उसका रीजन ये है कि अगर हम ओमेगा एक्स की इक्वेशन लिखें, ये ओमेगा एक्स की इक्वेशन है और इसमें हम ये W और V की वैल्यू रखें फाई की टर्म में, ये W ये V, तो इक्वेशन है वो ये बन रही है, ये लिखेंगे और ये इक्वेशन बनेगी। तो ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड है, ये हमेशा इक्वल होगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई के, अगर कंटिन्यू फंक्शन है तो, कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये हमेशा जीरो होगा, ओमेगा एक्स हमेशा जीरो होगा, मतलब फ्लो है वो हमेशा इरोटेशनल होगा। तो कंडीशन क्या दी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो पॉसिबल है, और फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो हमेशा इरोटेशनल होगा। तो इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18 में दिया है कि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करे, उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो वेलोसिटी पोटेंशियल तभी एग्जिस्ट करता है जब फ्लो है वो इरोटेशनल है। कंडीशंस ए में दिए कि रियल फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, बी में दिया है कि फ्लो रियल है और रोटेशनल है, सी में दिया है कि फ्लो सेटिस्फाई कर रहा है इरोटेशनल मोशन की कंडीशंस को, और डी में दिया है कि फ्लो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्लो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, बट जरूरी नहीं है फ्लो है, ये जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करे। उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल तब एग्जिस्ट करेगा जब वो इरोटेशनल मोशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, व्हेन द फ्लो सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इरोटेशनल मोशन। क्वेश्चन 19 में दिया है कि कोई रेक्टेंगल है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0 y0 x1 y1, वेलोसिटी फील्ड है उसकी इक्वेशन दी है और सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है इस रेक्टेंगल के अराउंड। तो ये सर्कुलेशन का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, वैसा ही फॉर्मूला है जैसा कि रोटेशनल कंपोनेंट का होता है, उसमें हम 1/2 माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, या डेल एक्स डेल वाई है। तो u और v की इक्वेशन दी है तो डेल u बाई डेल वाई हम निकाल लेंगे, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x आ रहा है यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। डेल v बाई डेल x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। डेल x है ये होगा x2 माइनस x1, डेल y है ये y2 माइनस y1। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो सर्कुलेशन आ जाएगा 1 ऑप्शन सी, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि कोई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है 6xy और कोरस्पोंडिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्ट्रीम फंक्शन की। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मुझे ये वाली अप्रोच है ज़्यादा सही लगती है कि आप पहले ये फाई है, इससे u और v की इक्वेशन लिख ली। u इक्वल होगा माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स के, जो इक्वल होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई के। v इक्वल होगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से u निकाला तो माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल साई बाई डेल वाई है वो 6y होगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि डेल साई बाई डेल एक्स है ये माइनस 6x के इक्वल होगा। तो जो भी इक्वेशन इन सारे ऑप्शंस में इनको दोनों को सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 है, इसमें अगर हम करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप इंटीग्रेट करो और एक कांस्टेंट आएगा इनमें, उसको कैलकुलेट करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन 21 में स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन दी है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो शाई है ये 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब है, तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस का साइन लगाएंगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, और इसी तरीके से x डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 3 और 1, तो u आ जाएगा +3, v आ जाएगा प्लस का 12, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी जेई के एग्जाम में, जहाँ पे साई दिया है स्ट्रीम फंक्शन और पॉइंट दिए हैं 3, 4, वहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ऊपर वाला किया वैसे ही होगा,
ऊपर वाले में कंपोनेंट पूछे थे, इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है, तो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इसका रूट निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड्स के बेस्ट जो अजम्पशन है उसमें हम कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये फील्ड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, तो बी होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 में दिया है कि कोई फंक्शन है, नीचे ऑप्शंस में दिए फंक्शंस हैं, तो इनमें कौन सा पॉसिबल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होने के लिए फाई है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और फाई की टर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन आ रही थी, सॉरी फाई आएगा यहाँ पर, ये फाई है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वो होगा आंसर। तो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ा। स्ट्रीम फंक्शन होता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि ये कोई स्ट्रीम फंक्शन है 2xy, तो एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो साई की डिफरेंट दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, और इनका जो दो डिफरेंस होगा दोनों वैल्यूज का, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्चार्ज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीम फंक्शन की। अब कोई ऐसे दो पॉइंट्स हम लें जिनके लिए साई की वैल्यू है वो सेम आ रही है। अगर साई की वैल्यू दो पॉइंट्स के लिए सेम आ रही है, इट मीन्स उन दोनों के बीच में कोई फ्लो नहीं हो रहा। ये कोई दो पॉइंट है, इनके बीच में अगर साई की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इनके अक्रॉस इस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा। और ऐसी लाइन जिसके अक्रॉस, जिसके परपेंडिकुलर कोई फ्लो नहीं हो, वो स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो उसके टेंजेंशियल होगी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर तो कोई कंपोनेंट, इसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होगा। तो साई की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट लें हम और उसके लिए कोई प्लॉट करें कोई कर्व, तो वो होगी स्ट्रीम लाइन। इसी तरीके से फाई की एक कांस्टेंट वैल्यू हम लें, फाई की कांस्टेंट वैल्यू मतलब कुछ पॉइंट्स हैं हम ले रहे हैं जिनके लिए फाई की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे साई के केस में आ रही थी। तो अब जो कर्व बनेगा वो होती है इक्विपोटेंशियल लाइन, और इन दोनों का जो मेश बनेगा, ये स्ट्रीम लाइन जा रही है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन जा रही है, इस तरीके से ये जो बनेगा इसको हम बोलते हैं फ्लो नेट। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं, और इसको आप जो प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, कोई भी दो कर्व है अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का इंटरसेक्शन जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। तो अगर फाई का जो कर्व है इक्विपोटेंशियल वाला, उसका स्लोप निकालना है तो डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल फाई अपॉन डेल वाई, इस तरीके से डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे और इसकी वैल्यू आएगी यू बाई वी। इसी तरीके से जो साई कांस्टेंट है उसका स्लोप निकाल सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल साई अपॉन डेल वाई, और ये आ जाएगा -v बाई यू। अब इसका और इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -1 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये दोनों कर्व्स हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं, और इनका जो नेट बनता है ये इसको बोलते हैं फ्लो नेट। क्वेश्चन 24 में पूछा है कि इक्विपोटेंशियल लाइन है, उसके अलोंग वेलोसिटी पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो नाम से ही पता चला इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन है जिसके अलोंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। आंसर ऑप्शन सी होगा। स्ट्रीम लाइन होती है उसके अलोंग स्ट्रीम फंक्शन होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है कि कोई फ्लूइड फ्लो है, उसमें डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट फ्लो रीजन में, तो ये क्या होता है। तो डेंसिटी चेंज हो रही है मतलब फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी कंप्रेसिबल फ्लो। क्वेश्चन 26 में दिया है कि एक फ्लो है जिसमें हर एक लिक्विड पार्टिकल है उसका डेफिनेट पाथ है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पाथ है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं।
तो ये केस होता है लेमिनार फ्लो में, जिसमें फ्लो होता है वो डिफरेंट लेयर्स में होता है और हर एक पार्टिकल का डिसाइडेड पाथ होता है, मिक्सिंग नहीं होती है पार्टिकल्स की। तो लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोला जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अपोजिट होता है टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही डिसऑर्डरली मैनर में रैपिड और कंटिन्यूस मिक्सिंग होती है फ्लूइड पार्टिकल्स की। क्वेश्चन 27 में दिया है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो 2y के इक्वल है और जो एक पॉइंट है 0, 1 उस पर x कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल है और हमें x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो एक तो फ्लो पॉसिबल हो उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा हमें ये कंडीशन दी है कि एट 0, 1 u इज इक्वल टू 0। तो जो भी ऑप्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। तो del v बाई del y होगा 2 और u अगर हम 0 ले रहे हैं तो del u अपॉन del x हो जाएगा 0। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है बट ये नहीं कर रही है। सेकेंड ऑप्शन से चेक करें, u इज इक्वल टू 2x, तो del u अपॉन del x हो जाएगा 2। इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रही है। सी ऑप्शन अगर चेक करें तो u इज इक्वल टू है -2x, del u अपॉन del x है माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट 0, 1 पर वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए, ये जो कंडीशन दी है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो u 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28।